इंटरनेशनल बिजनेस है बेसिकली क्या है कि जब कोई कंट्री की कंपनी मोर देन वन कंट्री के साथ, यानी जैसे एक कंट्री है इंडिया और ये चाइना, यूएस से पाकिस्तान, इनके साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे, तो वो कंपनी क्या है आपकी एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने लग जाए तो वो आपके इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकी है। मतलब ट्रेडिंग बिटवीन टू और मोर नेशन इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो यानी एक से ज़्यादा नेशन अगर पार्टिसिपेट करने लग गए किसी भी ट्रेड में, बिजनेसेस में, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? देखो, इंडिया के पास एक अच्छी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेबर है, लेकिन इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं है। तो इंडिया को इसके लिए जैसे ईरान, इराक, वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, यूएसए, रशिया, इनके लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है, मतलब यहाँ से लेके आना पड़ेगा। इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, मतलब यहाँ से हम बहुत सारी मेडिसिन आप क्या करते हो वहाँ एक्सपोर्ट करते हो। ऑलमोस्ट जैसे कि यूएसए में जितने भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उसका 33% इंडिया करता है, यूके में 25%, और वर्ल्ड की टोटल वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 50% मेडिसिन इंडिया से जाती है। तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक बार रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस हो। अब देखिए, इंडिया ने अभी वीट को आपका बैन कर दिया। वीट का बैन करने से पूरा जो यूरोप है वो इंडिया का विरोध करने लग गया। मतलब सभी वो क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अगर कोई कंट्री एक्शन लेती है तो दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया जैसे यूक्रेन रशिया का वार हुआ तो भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक कंट्री दूसरे के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड होती है, डिपेंडेंट है, इसलिए आपका क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस हुआ। इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ऐड कर देता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस का क्या हुआ, जब कोई भी जो आपका नेशन है, कंट्रीज है, टू और मोर कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस में आ गई और वो क्या हुआ कि उन एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, तो वो क्या होगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस। लाइक जैसे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये क्या होगा आपका ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस होगी या इंटरनेशनलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी जितनी भी इकोनॉमीज है आपकी, उन सभी को एक पार्ट बनाना, मतलब एक साथ इंटरलिंक करना। लाइक जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, इसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना, ये आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है कि 24 जुलाई 1991 को आपकी न्यू आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। तो उसमें क्या आया था, उसमें तीन ही चीज़ें तो आई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक और बात आपको मैं बताता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये मत समझना कि इंडिया ने खुद बना के ये पॉलिसी इस तरीके से बनाई थी। हमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास ना जो फॉरेन रिजर्व था वो कम हो गया। हमारे पास क्या था, 4 यूएस बिलियन फॉरेन रिजर्व था, हमें रिक्वायरमेंट थी, हम आईएमएफ के पास लोन लेने के गए। आईएमएफ ने मना कर दिया पहले, लेकिन दोबारा गए तो उन्होंने हमें कंडीशन बेस्ड लोन दिया, जिसको क्या कहा जाता है, बेलमेंट पैकेज। बेलमेंट पैकेज का मतलब क्या होता है कि आपको ना आरबीआई जो आईएमएफ है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जैसा आईएमएफ कहेगा वैसा आपको काम करना पड़ेगा। आईएमएफ ने क्या कहा, इंडिया ने एक्सेप्ट किया। आईएमएफ ने क्या कहा, भाई आपको ना अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जो रूल्स रेस्ट्रिक्शंस है उसको भी आपको कम करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर्स का जो रोल है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस लगा दिया आईएमएफ ने, इंडिया ने मान ली, उन्होंने लोन दे दिया। लेकिन ये इंडिया के लिए अच्छी पॉजिटिवली मतलब साबित हुई, तो मतलब ये आगे बढ़ती चली गई। अब बात आई जैसे अभी श्रीलंका के भी हालात इस तरीके की, वो भी उसको बेलमेंट पैकेज लेने के लिए मतलब श्रीलंका चाहती है कि उसको भी बेलमेंट पैकेज मिले, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जैसे इंडिया के लिए अच्छी चीज़ हुई वो बेलमेंट पैकेज, वो उसके लिए भी अच्छी हो। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि रिक्वायरमेंट आई कि इंटरनेशनल बिजनेस काम क्या है कि टू फॉरेन रिजर्व जनरेट हो, टू इनकम जनरेट हो, एक कंट्री की जो डिपेंडेंसी है वो आपकी जनरेट हो। ठीक है, मतलब वो जो नीड्स है वो फुलफिल हो। तो इंटरनेशनल बिजनेस में जो ग्लोबलाइजेशन है उसका काम क्या है कि जितने भी आपकी इकोनॉमीज है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ऐड करना। ठीक है, आया समझ में भाई क्या होती है ये? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, शाबाश, क्लियर हो गया ना। अब देखो इसकी फीचर्स क्या है आपकी, सबसे पहले लार्ज स्केल ऑपरेशंस होगी। देखो एक तो ये इंडिया है, ये खुद आपस में ट्रेड करे,
और एक वर्ल्ड के साथ है इनके लिए प्रोडक्शन करे, जैसे व्हीट है, मास प्रोडक्शन हो रहा है इसका इंडिया में, इसको एक्सपोर्ट करना था, तो क्या होगी, लार्ज स्केल आपकी ऑपरेशंस होगी, आपकी जो इकोनॉमीज है आपके पास वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होगी, इकोनॉमी से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, इंटीग्रेट होगी। ठीक है, याद रहे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो डोमिनेट करती है, लाइक जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, इनके पास क्या है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी इंडिया की जीडीपी है उसके ऑलमोस्ट मतलब 90% से भी अबोव यूएस इसकी चाइना के फॉरेन रिजर्व है। इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन है, यूएस बिलियन किया, जबकि चाइना के रिजर्व है 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। देखिए आप, मतलब क्या है, जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्री है और वो क्या करती है, डोमिनेंट मतलब पावर में होती है, ज़्यादा शेयर उन्हीं का होता है। इंडिया का पता है वर्ल्ड शेयर में सिर्फ 2.6364% शेयर है, ठीक है, इनका देखो कितना बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए जो इंडियन इंडस्ट्री है, आपने पहले सुना होगा खाड़ी और वो जो उद्योग होते थे अपने पास, वो छोटे छोटे वो हथकरघे जो चलते थे हमारे, वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि जो चाइनीज़ जो चीज़ें आ गई एंटर कर गई, वो कम कॉस्ट पर आप बना लिए, हमारे वो ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। आपको देखो फ़ोन के हैं, देखो चाइना कितनी कम कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट बना लेती है, कितनी कंपटीशन है उनमें, कार का कंपटीशन है, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में, जो कंट्री सस्ता बनाएगी वहीं से कोई भी दूसरी कंट्री वहाँ से इंपोर्ट करेगी, यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन होता है। समझ में आ गई भी बात आपको ये वाली? हाँ जी बताओ। ठीक है, टेक्नोलॉजी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है उसका एक स्पेशल रोल होता है। जो टेक्नोलॉजी मतलब अच्छे से, जापान है एक अच्छा रोल प्ले करता है, साउथ कोरिया, चाइना, ये ऐसी कंट्रीज जिसके पास टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी है उसका बहुत भरपूर फायदा उठाते हैं ये, और इसकी कॉस्ट कम आती है और इनके प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के है, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, जैसे फ्रॉम योर WTO, यूएनओ है, उनके अकॉर्डिंग आपके रेस्ट्रिक्शन लगे हुए। जैसे कि हमारे पास देखो ईरान इराक ये बिल्कुल करीब लगते हैं, लेकिन हम ना जो क्रूड ऑयल है वो हम मंगाते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएसए से, और जैसे अभी रशिया से लेके आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या कंडीशन है, ईरान इराक ये क्या है, WTO के मेंबर नहीं है, और एज पर दी रूल कोई भी दूसरी जो कंट्रीज है उनसे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जबकि ईरान और जो इराक है इंडिया के पास है, वेनेजुएला पास है, लेकिन हम वहाँ पर जो पेट्रोल के प्राइस है, क्रूड ऑयल के प्राइसेज है, वो 4 रुपये 5 रुपये से भी कम है ना। और आपा देखो कितने इंडिया जो कहाँ से कितने ले रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो WTO के मेंबर नहीं है, और जो रूल है वो रेस्ट्रिक्शंस लग गया कि भाई आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ फीचर्स थी इंटरनेशनल बिजनेस की, भाई लार्ज स्केल्स ऑपरेशंस होती है आपके पास, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है इकोनॉमीज़ का, आपकी डोमिनेंट होता है, मतलब पावर किसके पास होती है, ज़्यादा शेयर्स होता है आपका MNCs का, और जैसे कंपटीशन बहुत हाई होता है, स्पेशल रोल होता है टेक्नोलॉजी का, और इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आया आपके पास कि जो बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर है जो वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, कोविड ने अफेक्ट किया, अभी जैसे मंकी पॉक्स आया हुआ है तो वो भी अफेक्ट कर रहा है, रशिया और जो यूक्रेन का वार था वो भी अफेक्ट कर रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फैक्टर्स है, इवेंट्स है जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है ये बात? हाँ जी, समझ में आ गया इसकी फीचर्स क्या क्या है? बिल्कुल अच्छे, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके पास, ठीक है। अब आया प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, देखो कैसे होती है, मतलब कैसे काम करता है। सबसे पहले आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, आपके पास एक्सेस में प्रोडक्ट बना, ये जैसे इंडिया है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है कहाँ पर, मान लो आपने कहा कि बांग्लादेश में आपकी डिमांड है, ठीक है, बांग्लादेश के प्रोडक्ट मतलब जो इनकी है वो श्रीलंका में अच्छा चलता है। आप क्या करते हो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू या थर्ड कंट्री के थ्रू आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हो, किसी पर्सन मिडिल मैन के थ्रू इंटरनेशनल बनने के लिए। पहले आप इसी तरीके से करते हो, एक छोटी लेवल की कंपनी, उसने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया और उससे क्या किया, इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ अदर्स, एजेंट्स के थ्रू, ठीक है। अभी कंपनी का नाम भी नहीं बिक रहा, समझ रहे हो बात को, कंपनी का नाम नहीं चला, अपना प्रोडक्ट बनाया उसके नाम से वो बेच रहे, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा आया डायरेक्ट एक्सपोर्ट,
अब कंपनी के क्या है, थोड़ी सी मार्केट बनी, मार्केट के बनने के बाद क्या किया, ये इंडिया की कंपनी लाइक जैसे इंडिया की रिलायंस हो गई, इसने डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया किसको, श्रीलंका को। ये क्या हुआ आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट। हाँ जी समझ में आ गया जी, ध्यान से देखना कैसे कैसे हो रहा है। इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट, सेकंड डायरेक्ट, फिर आपकी जैसे ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने लग गई, ये कंपनी क्या बन गई, आपकी बन गई इंटरनेशनल कंपनी। जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करना चाह रही थी वो क्या बन गई, आपकी इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी बनने के बाद अब इसका जो ट्रेड था, जो इंडिया से अब कहाँ पर जाने लग गया, इंडिया से अब इसका ट्रेड श्रीलंका भी जाने लग गया, बांग्लादेश भी जाने लग गया, नेपाल भी जाने लगा, और भी बहुत सारी कंट्रीज में जाने लगा। तो ये क्या बन गई, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशन। ऐसे क्या होता है, इनका ना हेडक्वार्टर तो एक जगह होता है एमएनसीज का, लाइक जैसे रिलायंस है, रिलायंस का हेडक्वार्टर का है इंडिया के मुंबई में, लेकिन इसका ट्रेडिंग है, प्रोडक्शन है, वो बहुत सारी कंट्रीज में होता है। सो रिलायंस इज ए एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज। समझ में आया, क्या बन जाएगी वो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है ग्लोबल कंपनीज। अब ये जैसे ही एमएनसी बनी, थोड़े टाइम बाद इसको रिक्वायरमेंट इसको फील हुई। एमएनसी में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होती है, वो जो होम कंट्री होती है, होम मतलब जैसे इंडिया उसकी होम कंट्री रिलायंस की, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, मतलब उस अपनी जो कंपनीज में मैनेजमेंट है। ग्लोबल में क्या होता है कि जो फोकस होता है वो कंट्री रिक्वायरमेंट पे होता है, लोकल रिक्वायरमेंट है। मान लो कोई फॉरेन की कंट्री है, इंडिया में जैसे डोमिनोज का है, वो क्या है, डोमिनोज इंडिया की अकॉर्डिंग वो टेस्ट चेंज कर देते हैं। जैसे यूएसए में है ये जो आपकी कोका कोला है, कोका कोला का क्या है, यूएसए में अलग तरीके का टेस्ट मिलेगा। इंडिया को जैसे मीठा पसंद है, मतलब तो इंडिया में मीठी थोड़ी सी ज़्यादा मीठी होती है, तो कॉफ़ी का भी इसी तरीके से है। तो मतलब क्या है, जैसा कल्चर वैसे ही आपने चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा, आपका ग्लोबल कंपनीज हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये बात। हाँ जी, ग्लोबल समझ में आ गया। ग्लोबल कंपनीज में क्या होता है कि आप अपना हेडक्वार्टर बता देते हो, लेकिन लोकल रिक्वायरमेंट पे आपने फोकस कर लिया, जैसे कंट्री की रिक्वायरमेंट। अब एक आई ट्रांसनेशनल कंपनीज। ट्रांसनेशनल कंपनी में क्या हुआ, ट्रांसनेशनल कंपनी में ठीक है, ग्लोबल कंपनी के फीचर्स क्या है, लोकल रिक्वायरमेंट पे फोकस है आपका, हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, एक स्पेसिफिक कंट्री में है। अब एक और बात ध्यान से, एक वन काइंड ऑफ यूनिक कैंपेन, एक ही तरीके का आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलेगा, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में। एक ही कैंपेन चलाया, जैसे कि मान लो आपने इसे करा लिया, अमिताभ बच्चन से कोई एडवर्टाइजमेंट करा ली, कैसे, वही एडवर्टाइजमेंट इंडिया में चली तो हिंदी में चली, इवन इंडिया में चल रही है तो वो अपनी साइड जैसे नॉर्थ इंडिया है उसमें तो आप चला रहे हो हिंदी में, उधर गए साउथ में तो वहाँ पर आपने तमिल में, कन्नड़ में, जैसे कि रिक्वायरमेंट है, उधर पंजाबी में, गुजराती में, आप देखते भी होंगे सब इस तरीके से चलती है। ऐसे यूएसए में गए तो उनके अकॉर्डिंग सेम एडवर्टाइजमेंट उन्हीं की लैंग्वेज में चेंज कर दी, एडवर्टाइजमेंट एक ही होती है। तो ग्लोबल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इसी तरीके से चलता है, ठीक है। और डिफरेंट जो कंपनी होती है वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस को डिफरेंशिएट कर लेती है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोका कोला ने डिफरेंशिएट कर लिया। अब आई ट्रांसनेशनल, देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है आपका कि इन्होंने हेडक्वार्टर बता दिया एक स्पेसिफिक कंट्री में, ये बताते ही नहीं है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका भी फोकस लोकल रिक्वायरमेंट पे है। कंपनी डज नॉट आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर कंट्री एज इट्स होम नेशन, वो बताती ही नहीं है कि कौन सा होम नेशन है, जहाँ कंट्री गई वहीं हेड ऑफिस बनाया, वहीं से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रांसनेशनल तो एक हाईएस्ट लेवल का हो गया, जब क्या कर रहे हो, कंपनी अपना हेडक्वार्टर बताए बिना ही आपकी ट्रेडिंग करना शुरू करती है, आपका बिजनेस एक्सपेंड करती है। ये बिल्कुल लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन का मतलब बिल्कुल लोकल लेवल पर ये काम करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आई कंपनी, इंडिया में भी आके हरियाणा में क्या रिक्वायरमेंट है, हरियाणा के अकॉर्डिंग काम करेगी। उधर गए तमिलनाडु में क्या रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस आप अडोप्ट करते हो। तो आपको देखो कैसे करना है, क्या प्रोसेस हुई आपके पास प्रोसेस हुई। सबसे पहले आया आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, फिर आपने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया, फिर आपने क्या किया, जो कंपनी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है तो आपकी इंटरनेशनल कंपनी बन गई, फिर वो एमएनसी बन जाती है, फिर आपकी वो ग्लोबल कंपनी बन जाती है, और लास्ट में आपकी ट्रांसनेशनल कंपनी बन जाती है। तो ये प्रोसेस है आपकी इंटरनेशनलाइजेशन की, या जो कंपनी की जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने की। क्लियर हो गई? हाँ जी बताओ। yes, कोई डाउट नहीं है?
तो ये क्वेश्चन आता है अरेंज करने का कि कौन सा स्टेप किसके पास आता है। तो आपने देख लिया सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस, फिर आपका मल्टीनेशनल बिजनेस, फिर आपका क्या आया ग्लोबल, और फिर आपका ट्रांसनेशनल। तो इस तरीके से आपका बिजनेस एंटर होता है। कौन सी आपकी अप्रोचेज है, जैसे अभी आपने पढ़ा 4 तरीके की अप्रोचेज आपकी EPRG, इसको बोलते हैं EPRG। EPRG का मतलब होता है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और रिजियोसेंट्रिक। देखो एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना भाई ये चीज। एथनोसेंट्रिक कंपनीज, जब कोई कंपनी अपनी होम नेशन पॉलिसी को हर जगह अप्लाई करे, फॉर एग्जांपल इंडिया की रिलायंस कंपनी एक पॉलिसी को पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बिजनेस होता है उस पर अप्लाई करे, तो वो कंपनी कहलाएगी एथनोसेंट्रिक कंपनी। और उसने जो अप्रोच अडॉप्ट कर रखी है वो कौन सी है, एथनोसेंट्रिक। कौन सी है, एथनोसेंट्रिक। ठीक है, ये क्या करता है, अडॉप्ट होम नेशन, होम मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। जैसा अपना इंडिया का मार्केट है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, तो वो क्या होगा आपके पास। एंड रेयरली का मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो डिस्टिंग्विश की डिफरेंट करेगी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसीज। फर्स्ट क्लियर हो गया एथनोसेंट्रिक। हाँ जी, यस सर। एथनोसेंट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। दूसरी बात देखिए, यहां पर देखो क्या हुआ, डिफरेंट नेशन वन पॉलिसी या सेम पॉलिसीज फॉर ऑल कंट्रीज, एक पॉलिसी होगी सभी नेशंस के लिए। सेकंड आया आपके पास पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब देखो, पॉली का मतलब होता है मोनोपोली वाला, उसी तरीके से आपका क्या है, डिफरेंट नेशन डिफरेंट पॉलिसी। जहां पर आप रहोगे, जहां पर आपका बिजनेस, उसी के अकॉर्डिंग आपने पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। ठीक है, दे फॉलोज ए होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। मतलब होस्ट मतलब होम, तो जिस कंट्री की कंपनी होती है वो तो होती है उसके लिए होम नेशन, और जहां वो काम करती है वो होती है आपकी होस्ट नेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्ला इंडिया में आ रही है तो टेस्ला उसके लिए होस्ट नेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जैसे इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया ने क्या कहा है कि आप यहाँ कार बनाइए और बेचिए। और टेस्ला क्या कहती है, जैसे वो कह रहे थे कि इलोन मस्क की हम बना वहाँ पर बनाकर यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गए ना। तो इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि यहाँ बनाओ और वो बेचिए, यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन रिजर्व आएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या है आपका पॉलीसेंट्रिक में, जैसी कंट्री का एनवायरनमेंट यानी होस्ट कंट्री का एनवायरनमेंट, उसी तरीके से आपका क्या होगा, बिजनेस होगा, उसी तरीके की पॉलिसीज आपने बनानी पड़ेगी। पॉलीसेंट्रिक क्लियर हो गया। हाँ जी, एथनो में वन पॉलिसी फॉर ऑल वर्ल्ड, एंड सेकंड जो आपने पढ़ा पॉलीसेंट्रिक, डिफरेंट नेशन डिफरेंट पॉलिसी। तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक सेंट्रल और जियो, मतलब देखो ये रखती है बैलेंस। पहला तो स्टेटमेंट ये आएगी कि बैलेंस बनाएगी किसके बीच में, होम नेशन पॉलिसी या होम नेशन मार्केट और आपका होस्ट नेशन मार्केट। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेगी, मतलब ताकि दोनों कंपनी में कंट्रीज में बैलेंस बना रहे। यानी रिलायंस है, इंडिया से देखेगी क्या पॉलिसी है इंडिया की, और मान लो श्रीलंका में ट्रेडिंग वो कर रही है तो श्रीलंका के साथ किस तरीके का है, वहाँ क्या पॉलिसी अडॉप्ट करें, दोनों को बैलेंस बना के चलेगी। तो ये क्या आएगी, डिफरेंट नेशन पॉलिसी फॉर बोथ होम एंड होस्ट नेशन। ठीक है, आए बात समझ में भाई। हाँ जी, आगे समझ में। यस सर। 3 पढ़ लिया आपने, एथनोसेंट्रिक वन पॉलिसी फॉर ऑल। सेकंड आपने पढ़ा क्या, पॉलीसेंट्रिक डिफरेंट नेशन डिफरेंट पॉलिसी। तीसरा आपने पढ़ा क्या, जियोसेंट्रिक, उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन या बैलेंस बिटवीन होम नेशन एंड दी होस्ट नेशन। और लास्ट आया आपका रिजियोसेंट्रिक। इसमें क्या होती है कि आपके पास रीजन वाइज, मतलब इसमें और भी नीचे आ गया रीजन, इंडिया में तो आ ही गए। इंडिया में देखोगे तमिलनाडु में राइस पसंद है तो राइस बनाइए, इंडिया के देख लिए आप करती है, जो रिलायंस ट्रेंड है वो देखिए। यहाँ आपको क्या पसंद है, यहाँ पर वीट की डिमांड है तो आप वीट वाले काम कीजिए। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो इस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट करिए। यहाँ के लोगों को क्या पसंद है, उधर के लोगों को क्या पसंद है, तो ये सब चीज़ें आपको देखिए। इधर किस तरीके की फूड्स पसंद है उस तरीके की पॉलिसी। सेम फूड वाली कंपनी जैसे आप जाओगे तमिलनाडु में, वहाँ अलग तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। तो ये 4 अप्रोचेज है जिसको बोलते हैं EPRG, 1969 में आपकी आई थी।
ठीक है। ईपीआरजी कब आई? 1969 में। क्या कहती है? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और मतलब आपका क्या आया? जियोसेंट्रिक। तो ईपीआरजी थ्योरी बोल देते हैं इसको, ठीक है। रिजियोसेंट्रिक का मतलब होता है रीजन वाइज, एक नेशन में भी डिफरेंट रीजन में भी रीजन वाइज आपने ये चीजें बना ली आपने, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। रिजियोसेंट्रिक का देखिए, आप हो मान लो एक कंपनी चला रहे हो फूड की, मैंने अभी बताया, आप नॉर्थ इंडिया में रहते तो आपको क्या पसंद है? आपको पसंद है चपाती, ठीक है। तो वो कंपनी आपके लिए जैसे आटे की ऐड करेगी, आटा आपके लिए अवेलेबल कराएगी, इस तरीके के लिए काम करेगी। नॉर्थ उधर जाएगी साउथ साइड, तो वहाँ पर राइस पसंद है, तो राइस के तरीके की चीज़ें पसंद हो, मतलब राइस के प्रोडक्ट की बनाएगी। यहाँ पर जैसे कम तीखा पसंद खाना पसंद करते हो, उधर ज़्यादा तीखा पसंद है, तो उधर तीखी चीज़ ज़्यादा लेके आएगी, यहाँ पर आपके कम तीखा मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ जी बताओ। मतलब डिफरेंट रीजन वाइज भी चेंज कर दिया। मैंने कहा एक कंट्री में भी डिफरेंट चेंजेस कर दिया। पंजाबी में गए, पंजाब में गए तो पंजाबी उस तरीके का, यहाँ है तो हरियाणा के तरीके का, वही जैसे साग रोटी और उधर मक्खी दे, जो भी मतलब उनका जो भी चीज़ है कल्चर के अकॉर्डिंग। इवन आपके जो मतलब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े देखिए आप इधर कैसे बिल्कुल फॉर्मल आप जैसे भी कपड़े पहनते हो, उधर आप जाओगे उधर कश्मीर में तो कश्मीर के अकॉर्डिंग के आपके कपड़े अवेलेबल कराएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। अब आया असम में गए तो असम के तरीके से। अब आया कि कैसे कैसे एंटर कर सकते हो, कौन कौन से मोड्स है, हाउ टू एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। पढ़ा क्या आपने अभी तक? मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को, वो भी आपको शायद क्लियर होंगे। फिर आपने पढ़ा कि कौन कौन सी प्रोसेस है इंटरनेशनलाइजेशन की, तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्ट, फिर आपने मल्टीनेशनल एंड फिर आपने पढ़ा ग्लोबल एंड ये सब। आपको देखो, आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कम काम कर रहे हो और अच्छा आप कर रहे हो, याद हो जाएंगे तुरंत। लेकिन कंडीशन क्या कि ध्यान से सुने। फिर अभी आपने पढ़ाई 4 अप्रोचेस, है ना, तो बिल्कुल आपको क्लियर है। एंड अभी आपके पास आया कैसे एंटर करोगे आप आईबीए में, इंटरनेशनल बिजनेस में। 3 तरीके के मोड है ये। ट्रेड मोड, मतलब ट्रेडिंग मतलब एक्सपोर्ट्स करके गुड्स। इन्वेस्टमेंट मोड, एफडीआई लगाइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई या एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, शेयर्स डिबेंचर्स में पैसा लगाइए। और एक आया आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल में कि कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए, लाइक जैसे फ्रेंचाइजी ले ली, लाइसेंसी ले ली, टंकी प्रोजेक्ट्स बन गए, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। कौन सा कब यूज होता है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले हमें क्या पढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करेंगे, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। पहला आपके पास आया ट्रेड मोड। ट्रेड मोड का मतलब होता है आप अपना प्रोडक्ट जो एक्सेस में हो गया है या बनाया आपने, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंट्री में आपने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेल द प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज इन विच डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट, आपके जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड है वहाँ आपने बेचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मेन मोटिव क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट भी अर्न करना है यानी इनकम, और दूसरा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इनकम एंड एक्सपेंशन। क्लियर हो गया आपका ट्रेड मोड का ऑब्जेक्टिव? ध्यान से सुन लेना, प्रॉफिट मोटिव है और आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपेंशन करने का। क्लियर हो गया? हाँ, जो ये ट्रेड मोड है, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी वो अपनी होम कंट्री में करेगी, हाँ, यहाँ से वो करके मैन्युफैक्चरिंग करके और दूसरी कंट्री में अपना सेल करेगी। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ बनाएंगी और आपका बाहर जाएगी, ठीक है, ट्रेड मोड में। दूसरा है आपके पास इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड में देखो कंपनी क्या करती है, जैसे टेस्ला इंडिया हमारी अपना एक प्लांट लगाएगी, यहाँ से बनाएगी। जैसे कि आपकी सुजुकी है, सुजुकी बाहर की कंपनी इंडिया में प्लांट लगाया, यानी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ बनाएगी यहीं बेचेगी, और एक्स्ट्रा होगा तो बाहर भी बेच देगी। तो यह इन्वेस्टमेंट मोड में क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन अदर कंट्रीज कंपनी। डायरेक्ट का मतलब खुद अपने नाम से एक सब्सिडरी बना दी, यहाँ पर 100% कंट्रोल होगा, या दूसरा किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, ऑलमोस्ट जो कंट्रोलिंग शेयर्स है वो परचेज कर लिए, तभी भी आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो सब्सिडरीज एस्टेब्लिश करके, जहाँ पर भी उसको कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट मोड है, इसका काम होता है दूसरी कंट्री में जाकर होल्ड करना, कंट्रोल करना, ठीक है। 2 तरीके का होता है आपका ये, एक तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने बताया कि आप सब्सिडरीज लगा लेते हो खुद की
फुल्ली ओन सब्सिडी और दूसरा आप पार्टली ओन सब्सिडी, यानी 51% से ज़्यादा अगर आपने शेयर होल्डिंग ले ली तो इस तरीके का आप काम कर सकते हो। या किसी दूसरी कंपनी में बहुत ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लिया, कंट्रोलिंग शेयर्स परचेज कर लिया, तो वो भी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। मेन ऑब्जेक्टिव एफडीआई का होता है कंट्रोल करना, ये दूसरे बिजनेस को कंट्रोल कर सको। एक होता है आपका एफपीआई या एफआईआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब कोई आपका नॉन रेजिडेंट कंपनी या कोई पर्सन इंडिया में आकर बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे सिक्योरिटीज में, लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करे, शेयर्स में करे, तो वो होता है एफआईआई। यहाँ पर जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट प्रॉफिट, और यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू टेक कंट्रोल ओवर फर्म। आप यहाँ क्या चाहते हो, कंट्रोल करना, अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। वहाँ पर सिर्फ अपनी इनकम से मतलब है, आपको कंट्रोल करना आप चाहते नहीं हो। मीनिंग क्लियर हो गया? एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस और मीनिंग दोनों क्लियर है? हाँ जी बताइए। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो ये था अभी दोनों का एक बार मीनिंग आपने अच्छे से पढ़ लिया। हाँ जी, उसके बाद आया आपके पास ट्रेड मोड में, हम डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। ट्रेड मोड में आया आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट, ये बिल्कुल आप डिस्कस कर चुके हो पहले ही क्या होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। और अब बात आई काउंटर ट्रेड का। काउंटर ट्रेड में क्या होता है, एक बाइलेटरल, मतलब दो कोई कंट्री मिलती है, ट्रेड एग्रीमेंट करती है बिटवीन टू नेशंस, विच वन कंट्री और कंपनी एक्सपोर्ट सम गुड्स और सर्विसेज अंडर द कंडीशन दैट अदर कंट्री विल आल्सो इंपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ सम वैल्यू, सेम वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट कंट्री। देखो काउंटर ट्रेड में क्या होता है, काउंटर परचेज में क्या होता है आपका, एक कंट्री, यहाँ पर पैसे का कुछ नहीं चलता। मान लो इंडिया अगर रशिया को वीट एक्सपोर्ट करेगा तो वो हमसे वहाँ से फर्टिलाइजर ले लेंगे। मतलब एक हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम वहाँ से उनको वीट देंगे और वो हमें क्या देंगे, फर्टिलाइजर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगी। रिसेंटली इंडिया और रशिया ने एक बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें क्या है कि रशिया हमको फर्टिलाइजर देगा, हम उनको वीट देंगे। मतलब हमने एक एग्रीमेंट कर लिया क्या, कि भाई आप हमें ये दीजिए, हम आपको ये देंगे, हम करेंसी की वैल्यू एक्सचेंज ही नहीं करेंगे, बस बैलेंस देख लेंगे कितना बच गया है। ठीक है, तो काउंटर ट्रेड समझ में आया कि आप क्या कर रहे हो, जो कुछ एक कंट्री किसी और से कुछ मंगा रही है, वो दूसरे उससे कुछ ना कुछ मंगा लेगी। तो ये हुआ आपका काउंटर ट्रेड। इसके भी आपका कुछ मतलब फॉर्म्स है, तो जैसे कि आपका हुआ बार्टर ट्रेड, ये बिल्कुल अभी हुआ है आपके पास। बार्टर ट्रेड में क्या है, दो नेशन है, मैंने कहा इंडिया और रशिया, दोनों आपस में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। वैल्यू पता ही नहीं है कितनी वैल्यू होगी। कैसे, आप हमें राइस दे दो, हम आपको वीट दे देंगे, कोई केजी नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ले लो, हमें कोई वैल्यू देखी नहीं कि राइस क्या भाव है या ये किसका क्या रेट है। तो ये होता आपका बिल्कुल आसान से आपका बार्टर ट्रेड, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म था ये चलता था बहुत पहले, मतलब 500, 600, 1000 साल पहले इस तरीके से चलता था। फिर आया काउंटर परचेज। हाँ हाँ दोहरी, हाँ दोहरी होगा भाई, पता नहीं, हाँ ठीक है वही होता है। ठीक है, तो वो था आपका क्या, बार्टर सिस्टम। फिर आया आपके पास काउंटर परचेज। काउंटर परचेज भी यही है, लेकिन यहाँ पर क्या आया, वहाँ पर आप कोई भी वो ले सकते थे प्रोडक्ट, यहाँ पर आपने एक बना दिया कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले सकते हो, वैल्यू काउंट हो जाती है। वहाँ पर वैल्यू काउंट नहीं थी, यहाँ पर वैल्यू भी दी थी कि इतने रुपए की है, 100 रुपये में आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इसमें काउंटर परचेज में। एक आया ऑफसेट। ऑफसेट में क्या था, यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स है, यहाँ पर क्या जाएगा, एनी गुड्स। समझ रहे हो ना बात को, कैसे कैसे चेंज हो रही है वैल्यू। हाँ भाई, बार्टर ट्रेड में आपका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर वैल्यू तो देखी गई, लेकिन स्पेसिफिक गुड ही ले सकते हो, यहाँ पर आपने कोई भी गुड्स ले सकते हो। ठीक है, एक आपके पास आया कंपनसेशन और बाय बैक एग्रीमेंट। देखो इंडिया में ना बुलेट ट्रेन लगा रहा है आपका जापान, मान लो इंडिया के पास पैसे नहीं है, आप वापस नहीं कर सकते, तो हम इंडिया को कंपनसेट कर देंगे, उनको क्या देके, वीट देके, कोई और चीज देके, मतलब बाई बैक एग्रीमेंट हो जाएगा। भाई हम आपको नहीं ये काम कर देंगे, टेक्नोलॉजी लगा देंगे, कोई फैक्ट्री रेडी कर देंगे, ट्रेन लगा देंगे, ये कर देंगे, इसके बदले आप हमें ये दे देना, हम उनको कंपनसेट कर देंगे। तो ये क्या होता है आपका बाई बैक एग्रीमेंट और कंपनसेशन। ठीक है, आया समझ में? हाँ जी, आ गया।
इसी तरीके से आप क्या बायबैक में क्या हुआ, माइक तुरंत ऑफ किया करो भाई, आपका थोड़ा वो हो रहा है इसमें, जैसे ही हो जाए आप बंद कर लिया करो। बायबैक एग्रीमेंट में क्या हुआ कि इंडिया में ना, जैसे मैंने कहा कि बुलेट ट्रेन आई, कोई भी जैसे कोई बिजनेस लगाया यहाँ पर कोई बिजनेस यूनिट लगाई अदर नेशन में, कोई किसी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की, इनकी कोई कॉस्ट आई, अब वो क्या होते हैं, वो रिटर्न अब जो एक्सेप्ट करते हैं वो एग्री कर देते हैं कि स्पेसिफिक आप हमें क्वांटिटी दे देना आउटपुट की विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने कहा इंडिया में बुलेट ट्रेन लगाई जापान ने, तो जापान को इंडिया कंपनसेट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट दे सकती है विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बाय बैक एग्रीमेंट, ठीक है, तो कंपनसेट कर देते हैं हम उनको। लास्ट में आया स्विच ट्रेडिंग। देखो स्विच ट्रेडिंग क्या है, मान लो ये इंडिया है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया किसको, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया मान लो बांग्लादेश को, बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इंडिया ना, ये बांग्लादेश इंडिया को क्रेडिट दे देता है कि भाई आप इतनी चीज़ों को कुछ भी मंगा सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। इंडिया क्या करता है, इन क्रेडिट्स को श्रीलंका को दे देता है। भाई श्रीलंका क्या करेगा, इन क्रेडिट से कोई भी माल इस बांग्लादेश से मंगा सकता है, श्रीलंका से जो चीज़ हमें चाहिए वो मंगा लेंगे, जो पैसे चाहिए तो पैसे ले लेंगे। तो ये क्या हुआ आपका स्विच ट्रेडिंग, कि अपनी ट्रेडिंग जो हमें कोई चीज़ मंगानी थी वो हमने किसी और से को दे दी कि आप मंगा लो, ठीक है, आया समझ में स्विच ट्रेडिंग वही। हाँ जी, हाँ जी बताओ, ठीक है, तो ये था, देखो ये लिख रखा कि इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएसए, यूएसए प्रोवाइड्स क्रेडिट टू इंडिया एंड इंडिया ट्रांसफर दिस क्रेडिट टू श्रीलंका। इस तरीके से आपने कर लिया। एक आया आपके पास क्लियरिंग, आपका क्लियरिंग एग्रीमेंट, इसमें क्या करते हैं भाई, पूरे साल आपका वो चलता रहता है, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो कंट्री के बीच में। लास्ट में आपकी जो रिजर्व बैंक है, यानी जो सेंट्रल बैंक है कंट्रीज के, वो देख लेते हैं कि किस कंट्री को कितना किसको देना है। तो ये क्या होता है क्लियरिंग एग्रीमेंट, जो आपका आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं दो नेशंस के, वो आपके मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। आ गई समझ में भाई? हाँ भाई बताओ, शाबाश, ठीक है, ध्यान से देखो आपने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे अभी तक। देखो ट्रेड मोड में आपने पढ़ा काउंटर ट्रेड, इसका मतलब क्या था कि भाई आप बाई और सेल करते हो आपस में, दो कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। सबसे पहले बार्टर आया, गुड्स आप ले सकते हो एक के बदले दूसरा, कोई वैल्यू नहीं देखी गई। काउंटर परचेज में वैल्यू देखी गई, स्पेसिफिक गुड्स इंपोर्ट होगा। ऑफसेट में कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हो। कंपनसेट और बायबैक एग्रीमेंट में कोई टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट की गई, उसके बदले कुछ मंगा लो। एंड क्लियर आपका स्विच ट्रेडिंग में किसी अपनी क्रेडिट किसी थर्ड कंट्री को दे दिया जिसको रिक्वायरमेंट है। और क्लियरिंग आपको एग्रीमेंट में, क्लियरिंग एग्रीमेंट में आपने क्या किया कि यहाँ पर आपके सेंट्रल बैंक एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आपके पास आया क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड। दो नेशंस के बीच में, दो कंट्री की कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, लाइसेंसिंग का, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एंड आपका जैसे फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और ये आप देखोगे कि रियल लाइफ में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए, दो कंट्री एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है। एक कंट्री, देखो दोनों के बेनिफिट्स हैं। किसी कंट्री के लिए एक नया मार्केट है, लेकिन उसके रिसोर्सेज की वजह से वो वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकती, या बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप वहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो किसी ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करती है जो भी वो आपका रिस्पॉन्सिबल हो, वो मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो होता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी। देखो लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग में जो लाइसेंसर जो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसका मतलब अच्छा नाम चल रहा है, उसमें क्या होता है, वो किसी दूसरे पार्टी को अपने नाम से अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए राइट दे देता है। मैंने क्या कहा, अपने नाम से कोई भी प्रोडक्ट बेचने से राइट दे सकता है। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक जो कंपनी है उसका जो ओनर है दूसरे किसी पर्सन को अपने नाम से अपना प्रोडक्ट बेचने का राइट दे सकता है। जो लाइसेंस दे रहा है उसको बोलते हैं लाइसेंसर, और जो जिसको दिया जा रहा है उसको क्या बोला गया, लाइसेंसी। उसके नाम से क्या कर सकता है, वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। उसके जो पेटेंट्स करा रखा है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उसको वो यूज़ कर सकता है।
तो ये तो हुआ लाइसेंसिंग। बात समझ में आई लाइसेंसिंग क्या होती है? हाँ जी बताओ। हाँ जी ठीक है। दूसरा आती है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, ये जो चीज़ होएगी होएगी, नाम तो उसका चलेगा ही, लेकिन उसमें जो मेन जो उसके की कंपोनेंट होते हैं प्रोडक्ट बनाने के, वो भी अवेलेबल करा देते हैं। मतलब जो टेक्निकल नो हाउ होते हैं, कैसे काम करना है, वो भी अवेलेबल कराती है आपकी जो फ्रेंचाइजर होता है वो। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने अभी देखा फ्रेंचाइजी में क्या है, कंपनी गिव्स राइट टू सेल द प्रोडक्ट अंडर हिज ब्रांड नेम तो देगा ही, जैसे डोमिनोज का पिज्जा हो गया आपके पास, मैकडोनल्ड का हो गया। इसके अलावा क्या देगा, प्रोवाइड्स की कंपोनेंट बाय द फ्रेंचाइजर टू द फ्रेंचाइजी। इसके अलावा जो भी जिस तरीके से आपका पिज्जा बन रहा है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके जो रेसिपी है वो भी अवेलेबल कराएगा। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका क्या, फ्रेंचाइजी। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ बताओ। और नहीं आया नहीं तो अभी देख लो क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। को इसको कौन गवर्न करता है, फ्रेंचाइजी को सिक्योरिटीज लॉ जो इंडिया का है, लाइसेंसी को कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ। लाइसेंस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप मेरे को, अब मेरा नाम से आप बेच लीजिए और आप हमें इतनी फीस रॉयल्टी के रूप में देते रहिए। रजिस्ट्रेशन फ्रेंचाइजी का बिल्कुल जरूरी है, इसका कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी होता है। इसमें देखो आपका फ्रेंचाइजर आपको क्या होता है, ऑफर्ड करता है, अभी बताया ना कि सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग देगा कैसे काम करना है। इसमें कोई लाइसेंस में कोई ऑफर नहीं देगा, बस नाम यूज कर लो उसका, बस पे करते रहो। ठीक है। रॉयल्टी हाँ भाई इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। ट्रेडमार्क देखो, ट्रेडमार्क रिटेन तो होता है किसके पास, फ्रेंचाइजर के पास, और यूज आपका फ्रेंचाइजी भी कर रहा होता है। और इसमें आपका लाइसेंस, आपका जो ट्रेडमार्क होता है उसको आप लाइसेंस नहीं करा सकते, कैन नॉट बी लाइसेंस। ये दोनों में डिफरेंस आया। बेसिकली जो फ्रेंचाइजी दो की अगर डिफरेंस की बात करो आप, तो लाइसेंस में सिर्फ नाम यूज होता है किसी दूसरे का। फॉर एग्जांपल जैसे अपने आपका जो ये कैंपस है, इसका नाम कोई और यूज करे और हमें कुछ पे करता रहे, दैट इस तरीके से। एंड दूसरा जो आपका फ्रेंचाइजी है, उसमें क्या होता है कि हमारे टीचर होंगे वो वहाँ जाके पढ़ा के भी आएंगे, इस तरीके से आपका काम होगा, तो होती है आपकी फ्रेंचाइजी। आगे समझ में? हाँ जी ठीक है ओके। अब आया आपके पास दूसरा ट्रंकी प्रोजेक्ट। देखो बहुत सारे ना टेक्निकल प्रोजेक्ट होते हैं जो मतलब इंडिया में नहीं बन सकते, या मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम रेलवे तो बना सकते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन आप नहीं चला सकते, बिकॉज उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जापान की जो कंपनी, जब जापान की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करके अपने जो पर्सन है वो को यहाँ पर डाल दिया। जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है क्या, टर्न प्लस में की, टर्न प्लस की, मतलब जैसे ही प्रोजेक्ट रेडी हुआ आपकी ओनरशिप आपको दे दी जाएगी, ऑपरेशंस आप कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, ट्रंकी प्रोजेक्ट आप दूसरा आपके लिए काम करता है और जैसे ही बनेगा आपको दे देगा। जैसे बिल्डर्स बनाते हैं, आपके लिए घर बनाया और घर बनाते ही आप रहने लग जाओगे, जब तक नहीं बनाओगे वो ही आपके घर में रहेंगे। तो ये क्या हुआ, ट्रंकी प्रोजेक्ट। समझ में आया कि एक जो एक प्रोजेक्ट में एक एग्रीमेंट में बिजनेस यूनिट ऑफ वन नेशन एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट एंटायर प्लांट फॉर द बिजनेस यूनिट ऑफ अदर कंट्री। और इसमें क्या होता है, एनी फर्म डज कंप्लीट ए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स होता है जो मतलब इजीली नहीं बनता। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑपरेशन टू लाइसेंसी। ठीक है। और लाइसेंसर इसके लिए क्या करेगा, चार्ज करेगा, लमसम अमाउंट भी कर सकता है, परसेंटेज भी चार्ज कर सकता है। मेट्रो इसी का एग्जांपल है आपका, बुलेट ट्रेन है वो भी इसी का एग्जांपल है। क्लियर होगी बात भाई? हाँ जी ठीक है ना। तो बहुत अच्छा। टंकी में क्या होता है कि आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है जो दूसरे कंट्री की कंपनी आके आपके पास आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, और कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद उसकी ओनरशिप और ऑपरेशंस आपको दे देती है। एग्जाम्पल इसके मैंने कहा मेट्रो ट्रेन इसी के बेसिस पे बनी थी और बुलेट ट्रेन भी इसी पे बन रही है। ठीक है, आया समझ में भाई? इसके लिए वो चार्ज करते हैं एक सर्टेन परसेंटेज और फीस। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या इतना
मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, किसी के पास ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको दूसरे को किसी को अपने फंड्स को मैनेज नहीं करने आ रहा, लाइक जैसे जापानीज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एक्सीलेंट मैनेजमेंट में काउंट होता है। ये भी इस तरीके का प्रोजेक्ट इंडिया में आया, जैसे बुलेट ट्रेन को ट्रेन की प्रोजेक्ट के साथ आप अपना मैनेजमेंट भी दे रहे हो। इसमें भी क्या होता है, फंड आपके रहेंगे और आपको क्या देंगे, मैनेजमेंट प्रोवाइड देंगे, मैनेजमेंट टू अनदर कंट्री। मैनेजमेंट एजेंसीज रिसीव्ड ओनरशिप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उनके पास ओनरशिप आ गई, फिर वो फीस भी चार्ज करते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लम सम आर दी चार्ज बाय द पेरेंट एंटरप्राइज। मतलब क्या हुआ, अपनी सर्विसेज दे रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, उसके बदले आपने क्या ले रहे हो, फीस ले रहे हो। वो नहीं, अभी एक जो कांग्रेस में शामिल हो रहा था, क्या नाम है उसका, प्रशांत किशोर नाम है उसका, है ना, तो वो क्या करता है, कंसल्ट करता है इनको पॉलिटिकल पार्टीज को। काम क्या है कि भाई कैसे काम करना चाहिए, कैसी लीडरशिप होनी चाहिए, कैसे, इस तरीके से वो काम करता है। ममता बनर्जी के लिए काम किया, अभी कांग्रेस के लिए कर रहा था, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी वो काम नहीं कर रहा। तो ये क्या अपनी सर्विसेज दे रहा है जिसमें उनको एक्सपर्टाइज है, मैनेजमेंट करा रहे हैं, इसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं। तो ये क्या था आपका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक आया आपके पास ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर भी आपका सेम इसी तरीके से है, दो कंट्री की कंपनीज आपस में एक साथ आई, ये 1 ये 2, दोनों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। मतलब दोनों कंट्री क्या, मतलब ये वन कंट्री इंडिया और इंडिया बी, दोनों का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना इस प्रोजेक्ट से। जैसे ही प्रोजेक्ट बना, दोनों कंपनीज अलग अलग हो जाएगी। ज्वाइंट वेंचर, एक कोई बिजनेस किया, बिजनेस पूरा हुआ, टास्क पूरा हुआ, दोनों कंपनी अलग अलग हो गई, तो ये क्या हुआ आपका ज्वाइंट वेंचर। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट बताओ। यस